गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, 1858 में हमारी पहली आज़ादी की लड़ी जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन ऑफ 1858। फ्रीडम स्ट्रगल भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, और कुछ लोग इसको सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1858 में क्या होता है कि अब हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था अभी तक इंडिया के ऊपर, उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और डायरेक्ट अब हमारे ऊपर क्राउन रूल करेगा। मतलब क्राउन मतलब ब्रिटेन का जो राजा है उसके थ्रू एक गवर्नमेंट अपॉइंट की जाएगी और वो गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर रन करेगी और इंडियंस के लिए कानून बनाएगी। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उनको रिप्लेस करके वाइस रॉय बनाया जाता है। उनको हेल्प करने के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया जाता है 1858 में। ठीक है, इसके बाद इन वॉइस रॉय के साथ साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑफिस बनाया, उसके नीचे एक काउंसिल बनाई गई। उस काउंसिल में टोटल जो मेंबर थे वो 15 थे। ठीक है, अब इन 15 मेंबर का जो चेयरमैन था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। ये चीज़ समझ में आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी पावर वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और पहले जो आपके वाइसरॉय रहते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दोनों जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल बॉडीज़ थी जो 1784 से बनती हुई आई थी, उन दोनों बॉडीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है 1858 में। इसके अलावा कोई मेजर चेंज हमें गवर्नेंस में चेंज नहीं देखने को मिलता। हालांकि इस एक्ट का नाम गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, बट कोई ऐसा सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया था। जो नेचर ऑफ गवर्नमेंट था वो अभी भी इंडियन के लिए ऑपरेसिव था। इंडियंस को अभी भी ऑपरेस्ड ही किया जाएगा। ऑपरेस्ड मतलब उनका उत्पीड़न ही होगा। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909 की। ठीक है गाइस, 1861 में क्या होता है कि एक चेंज आता है। हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, मतलब जो 15 मेंबर की जो यहाँ पे काउंसिल बनती है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। उसमें से कुछ मेंबर्स को, ठीक, इंडियंस वाइसरॉय नॉमिनेट कर पाएंगे और वो कौन होंगे? इंडियन होंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब वो मेंबर्स अगर इंडियन होंगे, ठीक है गाइस, वो मेंबर्स इंडियन होंगे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग क्या करते हैं? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को इंडियन नॉन इलेक्टेड मेंबर्स एज पहली बार उन 15 मेंबर की काउंसिल का पार्ट बनाते हैं। ठीक है, 3 लोग थे, राजा बनारस के, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, इंडियन रिप्रेजेंटेशन नॉन इलेक्टेड है, अभी भी इलेक्टेड नहीं मिल रही है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ साथ 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर शुरू हुआ था रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 से, उसका अब टोटल डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पावर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल को रीस्टोर करी जाएगी, जो बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी। ठीक है गाइस, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती हैं। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब आपकी एक तरीके से जो बात करें, कानून विधायिका बोलते हैं। ठीक है, विधायिका कहाँ बनाई जाती हैं? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, मतलब आज का आपका गिलगित बल्तिस्तान और अफ़गानिस्तान वाला और पाकिस्तान वाला एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। पंजाब के लिए बनाई जाती है और बंगाल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, अब ये इसकी रेस्पेक्टिव ईयर लिखी गई है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कब बनाई जाती है? 1862 में, पंजाब में 1897 में और बंगाल में 1886 में बनाई जाती है। इसके साथ साथ क्या था कि वाइसराय अब कन्वीनियंट रूल बना सकता था बिजनेस ट्रांजैक्शन के, जिसको पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते हैं इंडिया में। ये इसी एक्ट से लाया गया था। तो आज का जो कैबिनेट सिस्टम्स या कैबिनेट बोलो, हर एक मिनिस्टर को एक बिजनेस अलोकेट होता है, उसको हम पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। तो वो कब लॉन्च हुआ था? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से लॉन्च हुआ था। ठीक है, काउंसिल मेंबर्स ऑथराइज थे अब एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के, और वो फाइनली ऑथराइज थे कि फाइनल ऑर्डर्स वही देंगे, काउंसिल के मेंबर देंगे। मतलब जो 15 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी 1858 के एक्ट से, उसके मेंबर्स ही अब पोर्टफोलियो सिस्टम्स के ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, वाइसरॉय के पास एक और पावर आ चुकी थी, अब वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था। उसके लिए उसे कोई परमिशन नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की कोई परमिशन रिक्वायर की ज़रूरत नहीं थी। अपनी मर्जी से
ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, ठीक है। और उस ऑर्डिनेंस की लाइफ जो होगी वो 6 महीने होगी, जो भी आज के ऑर्डिनेंस के लाइफ टाइम के बराबर है। ये चीज़ समझ में आई। 1861 के एक्ट से क्या हुआ? पहला, आपका इंडियंस रिप्रेजेंटेशन आते हैं नॉन इलेक्टेड फॉर्म में, 3 लोगों को इलेक्ट किया जाता है। दूसरा, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनती हैं। तीसरा, आपका पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। चौथा, ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर वाइसरॉय के पास आती है। 4 बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खोट के पहले ना यूपीएससी में ज़रूर पूछे जाते हैं। और एक और था डिसेंट्रलाइजेशन का, 5वां, कि डिसेंट्रलाइजेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब 1861 के एक्ट के बाद टाइम निकल जाता है हमारा। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि इस ड्यूरेशन से फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो जाती है और ज़्यादा पॉलिटिकली लोग एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी ड्यूरेशन में सन आ जाती है 1892, और इससे पहले 1885 में हमारा कांग्रेस का गठन हो चुका था, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1892 का। इसमें क्या होता है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो बढ़ा दी जाती है, ठीक है। कहाँ बढ़ाई जाती है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। अब प्रोविंसेस क्या होती थी? इंडिया को ब्रिटेन ने जैसे एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, ठीक उसी तरीके से इंडिया में एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती थी और रीजनल लेवल पर प्रोविंसेस होती थी। तो प्रोविंसेस में कानून बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रेस्पॉन्सिबल थी, और सेंट्रल लेवल पर जो कानून बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रेस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। हालांकि नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स की जो संख्या थी वो बढ़ाई गई थी, बट उनकी जो टोटल संख्या थी वो आपके अंग्रेज़ों से कम रखी गई थी। मतलब ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन, मतलब अभी भी जो ब्रिटेन की तरफ से जो अपॉइंट होकर आएंगे जो मेंबर्स, वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नॉन इलेक्टेड इंडियंस मेंबर्स की। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब सीधा सा है कि इंडियंस के पावर अभी भी पास पावर नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्होंने बोला कि रिफॉर्म के तौर पर हम पहला तो नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर्स बढ़ा दिए, दूसरा हम आपको पावर दे रहे हैं। क्या पावर दे रहे हैं हम आपको? बजट डिस्कस कर सकते हो आप, कि भाई हमने एक बजट बनाया आपकी कंट्री के लिए और आप इस बजट को डिस्कस कर सकते हो, बट इस बजट पे वोट नहीं कर सकते। मतलब वोटिंग सिस्टम ये होता है कि अगर आपको बजट में कोई प्रस्ताव अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप वोट करो और उस प्रस्ताव को आप हटा सकते हो वोटिंग से, ठीक है। तो आप वोट नहीं कर सकते, ना ही कोई एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव्स, बट आप क्वेश्चंस कर सकते हो एग्जीक्यूटिव से, मतलब जो आपके ऑफिशियल मेंबर्स थे उनसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो बजट में, ठीक है। तो एक ये था, एक ये हमारे उन्होंने रिफॉर्म किया 1892 के एक्ट में, ठीक है। तीसरा रिफॉर्म करते हैं, जो नॉमिनेशन था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, जो नॉमिनेशन था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, वो कौन करेगा, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, वाइसरॉय अपॉइंट करेंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, ठीक है। और ये दोनों ही यहाँ पे एलाइड क्लास थी, ठीक है। और ये सब प्रो ब्रिटिशर्स थे और अपने इंटरेस्ट के लिए केवल लड़ते थे, कॉमन पॉपुलेशन के लिए नहीं काम हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आई? तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का अब नॉमिनेशन होगा, वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे रिकमेंड करेंगे? प्रोविंशियल काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक उसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो नॉमिनेशन होगा वो किसके बेसिस पर होगा? उसे गवर्नर करेंगे, और किसके बेसिस पर करेंगे? ज़मींदार, चैम्बर्स, जो ट्रेड चैम्बर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनसिपैलिटीज़, इनके मेंबर्स बताएंगे कि कौन लोगों के आपको नाम देना है, उन लोगों के नाम दे दो आप, इनको हम आपके लेजिस्लेटिव मेंबर्स बना देंगे, इंडियंस जो होंगे, ठीक है। एक्ट ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट और लिमिटेड इलेक्शन देखा। मतलब नॉमिनेशन को राइटर ने ऐसे बताया है कि ये इनडायरेक्ट और लिमिटेड आपका इलेक्शन था। ये चीज़ समझ में आई? तो नॉन ऑफिशियल सीट्स आपकी इस तरीके से नॉमिनेशन के थ्रू फिल हुई। ये चीज़ समझ में आई? हालांकि 1892 के एक्ट में इलेक्शन नाम का कोई भी शब्द यूज नहीं हुआ है। ये चीज़ समझ करना,
नॉट यूज्ड, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे 1892 के बाद टाइम निकल जाता है, 10 साल निकल जाते हैं, ठीक है। सन आ जाते हैं इंडियन 1909 और वहाँ पे फिर रिफॉर्म होता है 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। इसको बोला जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट। लॉर्ड मॉर्ले ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ से बना था? 1858 के एक्ट से बना था। और मिंटो कौन थे? लॉर्ड, ये वाइसरॉय थे उस टाइम पे। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो वाइसरॉय को हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस बनाया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करने के लिए 15 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद बात करते हैं इस एक्ट से होता क्या है, 1909 के एक्ट से, ठीक है। जो काउंसिल के साइज थे वो लार्ज स्केल पे बढ़ा दिए गए। जो 15-16 मेंबर्स थे उनको बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया सीधे सीधे। ये चीज़ समझ में आई। मतलब काउंसिल का साइज बढ़ाया गया। प्रोविंशियल में नॉट यूनिफॉर्म इसलिए लिखा है कि किसी प्रोविंशियल में ज़्यादा मेंबर्स बढ़ाए गए और किसी प्रोविंशियल काउंसिल में कम मेंबर बढ़ाए गए। एक्चुअल डेटा क्योंकि एन नंबर ऑफ कुछ 10 या 12 प्रोविंशियल काउंसिल्स थी, उनका डेटा यहाँ हमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 मेंबर बढ़ाए गए। ऑफिशियल मेजॉरिटी रिटेन की गई, मतलब जो अभी भी क्राउन जो अपॉइंट करेगा उनकी मेजॉरिटी अभी भी ज़्यादा है, ठीक है। लिंक इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इंडियंस की मेजॉरिटी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की हो गई। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे आपके, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर के थ्रू, उनकी जो जनसंख्या थी या संख्या थी उनको बढ़ा दिया गया प्रोविंसेस में, ठीक है। तो प्रोविंसेस में और ज़्यादा इंडियंस का आप कह सकते हैं देखने को मिलता है जुड़ाव पॉलिटिक्स से, ठीक है। इसके बाद काउंसिल्स के फंक्शंस बढ़ा दिए गए। डिलिबरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? सोचने और विचार में समझते। अभी तक वो केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते थे, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। इससे पहले क्या था कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अगर आप इस एक्ट पर देखें, आपका इंडियन काउंसिल ऑफ 1892 क्वेश्चन तो कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को, लेकिन एक टाइम पे एक क्वेश्चन होगा, कोई उससे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे और बजट पर रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे। तो 1892 के एक्ट में केवल बजट को डिस्कस करने की और क्वेश्चन करने की पावर आई थी। और 1909 में एक्ट में अब बजट पर क्वेश्चन भी कर सकते थे और उस पर रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे। हालांकि वो रेजोल्यूशन आपके इनइफेक्टिव थे, उन रेजोल्यूशन का अप्रूवल डिसअप्रूवल वाइसरॉय के कंट्रोल में था, ठीक है। फर्स्ट टाइम बात करते हैं इंडियन का एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय। एक हो गई लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 15 मेंबर की चली आ रही थी, अब हो गई एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पहले से चली आ रही थी। उसके पहले पर्सन इंडिया के चुने जाते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। पहले पर्सन थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन 909 में बात की जाती है। यहाँ से कम्युनलिज्म की लीगली शुरुआत देखने को मिलती है, ठीक है। ध्यान रख लेना, ये एक वो फैक्टर है जिसने इंडिया का पार्टीशन में, जब आप पढ़ोगे तो इंडिया का पार्टीशन में सबसे ज़्यादा रोल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। अभी तक देश में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हुई थी। हिंदूज़ के लिए आपके हिंदू मुस्लिम दोनों वोट कर सकते थे, मुस्लिम्स के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों वोट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कम्युनल इलेक्टोरेट की शुरुआत हो चुकी है। ये कहा गया यहाँ पर कि आपके सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, लीगलाइज्ड कर दिया इसने कम्युनलिज्म। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब क्या होता है कि मुस्लिम जनसंख्या के लिए मुस्लिम लीडर होगा, हिंदू जनसंख्या के लिए हिंदू लीडर होगा। हिंदू लोग के लिए केवल हिंदू वोट कर सकेंगे और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम वोट कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कम्युनलिज्म का फादर कौन था या फिर संस्थापक कौन था इंडिया में, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड मिंटो कौन थे? उस टाइम पे वाइसरॉय थे, ठीक। और मॉर्ले मिंटो और मॉर्ले थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? बहुत सिंपल सा है, फटाफट से रिवीजन करते हैं 1909 के एक्ट को, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट बोला जाता है। मॉर्ले आपके जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे आपके वाइसरॉय थे। इन्होंने मिंटो के टाइम पर कम्युनल इलेक्टोरेट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको लीगलाइज किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया। सेकंड,
आपका जो मेन पॉइंट था इसमें, जो नॉन इंडियंस की जो मेजॉरिटी थी, जो नॉन इंडियन की जो काउंट्स थे वो इंक्रीज कर दिए गए सेंटर और स्टेट लेवल पर। हालांकि मेजॉरिटी थी ऑफिशियल मेंबर्स की सेंट्रल लेवल पर, वो ज़्यादा रखी, और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी प्रोविंशियल लेवल्स पर वो ज़्यादा हो गई थी ऑफिशियल मेंबर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, इसके साथ साथ बजट डिस्कस करने की पावर बढ़ा दी गई और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की भी पावर बढ़ा दी गई। ठीक, पहली बार ऐसा देखा जा रहा था कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके साथ इंडियन को एसोसिएट किया गया था, और जो पहले इंडियंस बनते हैं वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले पर्सन जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ अपॉइंट किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ जाता है 1999 के बाद। ये क्या कहता है, इसने क्या किया, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन किया रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। कैसे? ठीक है, इसको बोला जाता है पहले मोंटेगू कैल्म्सफोर्ड एक्ट। इसको पढ़ लो, क्या बोला जाता है, क्यों भाई। आपके मोंटेगू, आपके कैल्म्सफोर्ड आपके सेक्रेटरी थे और एक वाइसरॉय थे। कैल्म्सफोर्ड आपके वाइसरॉय थे और मोंटेगू आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, तो मोंटेगू का जो रुतबा था वो ज़्यादा था कैल्म्सफोर्ड के मुकाबले। ठीक, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम सेंट्रल का जो कंट्रोल है वो प्रोविंसेस के ऊपर रिलैक्स करेंगे। कैसे? हम दो सब्जेक्ट की लिस्ट बनाएंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इन्होंने क्या किया, अब कानून के लिए बाइफर्केशन कर दिया। मतलब आज जो आप पढ़ते हो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यहीं से शुरुआत हो रही है 1919 एक्ट से। इन्होंने सब्जेक्ट्स को, जो कानून बनाने के सब्जेक्ट्स थे, उनको डिवाइड किया। उसको बोला गया सेंट्रल सब्जेक्ट्स और एक को बोला गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया, जिसको बोला गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, और एक को बोला गया रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स किसको दे दिए गए, ये गवर्नर आपके ऑक्यूपाई करेंगे, गवर्नर आपके इनको देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, ये चीज़ समझ में आ गई। और रिजर्व सब्जेक्ट्स है, उसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी कानून बनाएगी। तो ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे ये आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी लेजिस्लेचर के। ठीक है, और ये जो आपके काउंसिल ऑफ मेंबर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, केवल इन पर ही आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। इसको बोला गया सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट या डायरकी। ठीक है, दो सब्जेक्ट्स की डायरकी, मतलब दो तरीके की गवर्नमेंट हो गई। इसको बोला गया डायगोरिटी, ग्रीक वर्ड है डायर्क, और इसको बोला जाता है डबल रूल। ठीक है, इंडिया में बाइकैमरलिज्म आपका इंट्रोड्यूस होता है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कानून बनाने के लिए दो सदनों का गठन, मतलब एक उच्च स्तर का गठन, एक उच्च स्तर का सदन और एक निच्च स्तर का सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसे रिप्लेस किया काउंसिल ऑफ स्टेट ने, और लोअर हाउस आया लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक, मेजरली मेंबर्स थे जो दोनों हाउसेस के, वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए। ठीक है, अब 3 में से जो 6 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, उसमें से 3 मेंबर इंडियन और 3 मेंबर वाइसरॉय उन्हें इलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी इक्वालिटी देखने को मिलती है। ठीक है, इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा दिया। अब जो केवल हिंदू और मुस्लिम के बीच था, अब कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किस किस के लिए हो जाएगा, सिखों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया, पावर टू वोट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। लोगों से कहा कि आप वोट कर सकते हो, लेकिन आपके लिए एक वो है, एक पॉइंट है, अगर आपके पास सर्टेन प्रॉपर्टी होगी या आप सर्टेन टैक्स देते होगे या एजुकेटेड होगे, तभी आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, वरना आप वोटिंग के अधिकार के लायक नहीं है। ठीक है, क्रिएट न्यू ऑफिस, नया ऑफिस बनाया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। लंदन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया ऑफिस बनाता है 1919 का एक्ट, जिसे बोलते हैं हाई कमिश्नर एक्ट। और कुछ जो सब्जेक्ट्स थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हाई कमिश्नर को ट्रांसफर कर दिए गए। पब्लिक सर्विस कमीशन लीगली बनाई गई। 1926 में सेंट्रल पब्लिक कमीशन वॉज सेटअप। तो आज जो यूपीएससी बॉडी है उसकी जो प्रीकर्सर थी वो थी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो 1926 में बनाई जाती है। दोनों सेंटर और प्रोविंसेस के बजट को सेपरेट कर दिया गया, सेंटर और प्रोविंसेस को सेपरेट कर दिया गया,
और इसने क्या कहा कि अब हम एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे जो कि आपके 10 साल बाद ये देखेगी कि इंडिया को और क्या रिलीफ दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जिसे बोले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए जिससे लोगों को फ्रीडम मिले। इसने ये पॉइंट भी रखा। ये चीज़ समझ में आई? तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 1919 का, आप इसे समझ लीजिए बहुत अच्छे से। दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट से आ जाइए। सबसे पहले जो था आपका पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, इसने क्या कहा, 2 सब्जेक्ट्स बनाए, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में फिर सब्जेक्ट्स बना दिए गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। इसको बोला गया डायरकी, डबल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद बाई कैमरलिज्म लेकर आया गया। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है 2 सदनों की संगठना करना। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को तोड़ के 2 काउंसिल बनाई गई, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर मेजॉरिटी थी जो मेंबर्स की दोनों ही हाउसों में, वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाएगी। वो डायरेक्ट इलेक्शंस में क्या बोलते हैं, इंडियंस आपके रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 6 मेंबर की जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें अब 3 इंडियन रहेंगे और 3 क्या बोलते हैं वाइसरॉय नॉमिनेट करेगा, ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड किया गया, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए अलग से इलेक्टोरेट्स बनाई गई। लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई। फ्रेंचाइजी मतलब वोट करने की पावर, और इस वोट करने की पावर से क्या होता है कि आपको लिमिटेड लोगों को ही वोट किया जाएगा, जिसके पास प्रॉपर्टी टैक्स और जो एजुकेटेड लोग होंगे, हर कोई वोट नहीं करेगा, ठीक है। एक नया ऑफिस का गठन होता है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, लंदन में, और कुछ पावर जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से उठा के हाई कमिश्नर के ऑफिस को दे दी गई। 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापन होता है इस एक्ट के थ्रू, और वो प्रीकर्सर थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। इसने एक और चीज़ कही कि हम बजट को सेपरेट कर देंगे सेंटर और प्रोविंसेस के लिए, जो इसने किया। इसके अलावा इसने कहा कि अब हम 10 साल बाद देखेंगे कि इंडिया को और कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, क्या सुधार की ज़रूरत है। हम 10 साल बाद आएंगे और इंडिया में और ज़्यादा रिफॉर्म करेंगे ताकि इंडिया को हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव फ्रीडम दे सकें, ठीक है। तो ये था आपका 1919 का एक्ट। अब बात करते हैं 1919 से ऐसा क्या होता है कि 1919 के बाद सीधे 1935 में एक्ट आता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 2 जो मेजर चीज़ें होती हैं, आप इस चीज़ को समझ लो। नवंबर सन 1927, नवंबर 1927 में आता है साइमन कमीशन, जिस पे गो बैक साइमन का नारा लगता है। ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी। अब देखो 1919 में अगर हम 10 साल मिलाएं तो 1919 प्लस 10 साल कितने हो गए, 1929 हो गए। तो 1929 में रिफॉर्म आना था, 2 साल पहले ही आ गया शेड्यूल से, ठीक है। तो साइमन कमीशन आते हैं 2 साल पहले ही रिफॉर्म के लिए, और ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी जिसे ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था उस टाइम पर रिफॉर्म करने के लिए इंडिया के लिए। और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है। अब इनका एम क्या था कि इंडियन की कंडीशन पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 1919 में बनाया था, अब क्या कंडीशन है और क्या रिफॉर्म देना है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो अब इस कमीशन का पूरे इंडिया पे क्या बोलते हैं विरोध होता है बड़े स्तर पर, ठीक है। काले झंडे फहराए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इंडिया के लिए रिफॉर्म किया जा रहा था और इस कमीशन का कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे की सारे अंग्रेज थे। तो इंडियंस का हक कौन रखेगा, क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब इस कमीशन ने 1927 से लेकर रिसर्च करी पूरी और अपनी रिपोर्ट रखी 1930 में, और इसने क्या कहा कि डायरकी को ख़त्म कर दो और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आओ, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे हम, कम्युनल इलेक्टोरेट चालू रखेंगे हम। मतलब फेडरल गवर्नमेंट क्या होगी, ब्रिटिश स्टेट होंगे, ब्रिटिश इंडिया होगी और प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और डिस्कशन के बेसिस पर इसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का पेपर रखा, और उसको जो सेलेक्ट उस किसके सामने, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब इंडिया के लिए पेपर जो रखा जा रहा है वो ब्रिटेन के संसद में रखा जा रहा है, जिस पर जॉइंट सेलेक्ट कमेटी बना के विचार होगा। और इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो आती हैं आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेसिस पर, ठीक है। मतलब साइमन कमीशन की जो भी इन्होंने
पॉइंट्स रखे उस वाइट पेपर के अंदर, ठीक है, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर एक नया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने हमारे संविधान को बहुत ही मेजरली इम्पैक्ट किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इससे पहले क्या होता है। कम्युनल अवार्ड आ जाता है 1932 में। इन्होंने क्या कहा कम्युनल अवार्ड में कि इन्होंने कम्युनल अवार्ड में जो आपके सेपरेट इलेक्टोरेट अभी तक थे, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन, इन्होंने क्या कहा हम सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को भी देंगे। डिप्रेस्ड मतलब आज के जो SC ST और OBC हैं। ठीक है, इसका गांधी ने विरोध किया। क्यों विरोध किया भाई? इन्होंने हिंदू देश को तोड़ दिया था, सिखों में, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में और हिंदू इंडिया, एंग्लो इंडियन में, यूरोपियन में। अभी हिंदुओं के भी बीच में भी दरार लाना चाहते थे और इनकी एक निर्मल सी पॉलिसी थी, राज करो, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, तो इसका इन्होंने अब उस टाइम पर जो हमारे गांधी जी थे वो यरवदा जेल में थे, उन्होंने फास्ट रखा, फास्ट रख के जब तक अनटू डेथ, जब तक मर ना जाए। अब गांधी जी की जब तबीयत खराब हुई तो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है और इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के लिए पार्लियामेंट में सीटें रिजर्व की जाती हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लिखे जाते। इसका मतलब ये है पार्डन मी गाइस, इसका मतलब ये है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए केवल रिजर्व कैंडिडेट खड़ा होगा, पर उनके लिए वोट हर कोई कर सकता है। मतलब उनके लिए मुस्लिम, उनके लिए हिंदू में ब्राह्मण भी वोट कर सकता है, क्षत्रिय भी वोट कर सकता है, शूद्र भी वोट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूना पैक्ट 1932 में आता है। ठीक है, अगस्त 1932 में। और फिर इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अभी हम ये लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं। 1935 और 1947 एक्ट हम दोबारा फिर पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कीप शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। आप UPSC के एस्पिरेंट हैं तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं, और अगर आप अपनी जनरल नॉलेज भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप भी इसे आप पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो कीप शेयर, सब्सक्राइब। आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट हम देते रहेंगे। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।